Hello everyone, in today's video we are going to discuss about the gonioscope. Now what is gonioscope? Gonioscope is to observe the angle of anterior chamber. अब एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर देखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर है क्या? तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कितने टाइप के गोनियोस्कोप होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और भी वेरियस टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आपके एम्स और नीट पीजी में। इसके साथ ही सीखेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर क्या होता है और ग्रेडिंग क्या होती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है कि गोनियोस्कोप होता क्या है ना? अब गोनियोस्कोपी बना हुआ है, दैट मीन्स यू आर विजुअलाइजिंग एंगल। गोनियो मीन्स एंगल एंड स्कोपी मीन्स टू ऑब्जर्व। तो एंगल को देखना इज गोनियोस्कोपी और इसको देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज गोनियोस्कोप। तो अब आपके स्क्रीन पे अगर आप देख सकते हैं कि आपको पुराना एक फिजिक्स का एक दिख रहा है, आपको फिगर दिख रहा है, वो है क्या? तो आपने कभी सोचा है कि जो एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर है वो नॉर्मली हम क्यों नहीं देख पाते हैं, है ना? तो जब हम स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं पेशेंट का, तो हमें नॉर्मली क्यों नहीं दिखता है, हमें गोनियोस्कोप की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो उसके पीछे फिजिक्स है। तो अगर आपने पहले देखा होगा, जैसे कि आपके पहले की क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि अगर कोई भी रे होती है, रे ऑफ लाइट अगर ट्रैवल कर रही होती है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, जैसे कि यहाँ पर आप फिगर में देखिए, यहाँ पर डेंसर मीडियम वाटर लिखा हुआ है और यहाँ है एयर, है ना, जो कि रेयर मीडियम है। उससे अगर कोई रे जा रही होती है ना, अगर डेंसर मीडियम से जा रही होती है तो रिफ्रैक्टेड जो रे होती है दैट बिकम्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज द नॉर्मल, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है उससे वो अवे रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा होता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि कोई जो रे ऑफ लाइट है इस तरीके से इंसिडेंट होती है कि एक एंगल बनाती है नॉर्मल से, और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इतनी ज्यादा बेंड हो जाती है नॉर्मल से कि वो बिकम्स जो है, जो आपका दो डिवीजन है उसके पैरेलल चली जाती है, इस तरीके से पैरेलल चली जाती है। तो अब अगर ऐसा होता है कि इस एंगल से अगर ज्यादा इंसिडेंट की रे अगर हम पास कराएंगे थ्रू द डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो क्या होगा? जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये देखो यहाँ पर इस एंगल से ज्यादा एंगल है ये, इस एंगल पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा जो रे है वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है इन डेंसर मीडियम, ठीक है ना, डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो ये जो एंगल है जिससे ज्यादा में ऐसा रिफ्लेक्शन होता है उसे कहते हैं हम critical angle, and this phenomenon is known as total internal reflection। ठीक है, फिजिक्स की ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, वो हमारी आई में नॉर्मली हो रहा होता है व्हेन वी आर सीइंग इट थ्रू द स्लिट लैम्प। इसीलिए हमें एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि जो रेज ऑफ लाइट पड़ रही होती है वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब हमें अगर एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर देखना है तो हमें क्या करना होगा, इस प्रोसीजर को, इस प्रोसेस को तोड़ना होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले तो सीख लेते हैं कि क्रिटिकल एंगल आपका जो कॉर्निया और एयर का, या फिर बोलिए टीयर फिल्म होती है ना, तो टीयर फिल्म और एयर के इंटरफेस का कितना होता है, 46 डिग्री। तो ये जो होता है एंगल इंसिडेंट, ये है 46 डिग्री। अगर 46 डिग्री से ज्यादा अगर इंसिडेंट लाइट हम होगी तो क्या हो रहा होता है, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो अब इसके लिए क्या कंडीशन है कि हमारा डेंसर टू रेयरर मीडियम आपकी लाइट जा रही होती है वो, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो रहा होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, इस रेयरर जो मीडियम है यानी कि जो एयर है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस कर देंगे? ग्लास से। तो देखो, इसीलिए बन गया हमारा गोनियोस्कोप। तो यहाँ पर आपके सामने जो पिक्चर्स हैं उसमें आपको दो चीजें दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर है आपका ये है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट गोनियोस्कोप। अब ये दो दो चीजें क्यों लिखी गई, देखो अब इसमें क्या है ना कि इसमें पहला वाला देखो जो डायरेक्ट गोनियोस्कोप है, उसमें है क्या कि जस्ट कॉर्निया के ऊपर हमने इस लेंस को रख दिया। तो लेंस को रखने से क्या हुआ, अब यहाँ पर तो आपका जो मीडियम है, ये जो आपका ये मीडियम है, दिस इज डेंसर। अब ऊपर एयर थी तो उसे हमने ग्लास से कर दिया, ठीक है। तो
जो कॉर्निया से अब ग्लास में जाएगी, ना कि एयर में जाएगी, और ऑलमोस्ट सिमिलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसलिए इतना रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होता है, बेंडिंग होती है पर इतना नहीं होता है। तो जो लाइट रेज होती है जो कि एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर से आ रही होती है, वो सीधा सीधा आपकी किधर चली जाती है, रिफ्रैक्ट होते हुए आपकी यहाँ पर भी ग्लास एयर का इंटरफेस आएगा। लेकिन फिर भी देखो इतना रिफ्लेक्शन हो रहा होता है कि रिफ्रैक्शन हो रहा होता है कि वो पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? फिर से बताती हूँ, देखो यहाँ पर है कॉर्निया, उसके बाद है ये ग्लास, ठीक है। हमने इस मीडियम को रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पर एयर थी पहले, तो डेंसर टू रेयरर मीडियम की तरफ जाने का फिनोमेनन अभी खत्म हो गया है। तो लगभग सिमिलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहां से लेकर के इसमें गया तो इतना रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, एंड इट कम्स आउट थ्रू द ग्लास डायरेक्टली इनटू द ऑब्जर्वर्स आई, है ना। तो यहाँ पर आपका टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन का था, यहाँ पर जो हो रहा था, दैट इज ब्रोकन। तो हम डायरेक्ट गोनियोस्कोप को पेशेंट की आई में लगाएंगे और हम लगाते ही देख सकते हैं कि हाँ ये एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर है, ठीक है। अब एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर को देखने के लिए इनडायरेक्ट गोनियोस्कोप भी है। देखो इतनी सारी पिक्चर है, आगे धीरे धीरे बताऊंगी ये है क्या। इनडायरेक्ट क्यों कहा गया, देखो इसमें क्या है ना कि जो रेज आ रही होती है एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर से, लाइट सोर्स एक होता ही है ना, तभी उससे रिफ्लेक्ट होकर जो रेज आ रही होती है, ये गई सबसे पहले कॉर्निया में, देन इट गोज इनटू दिस ग्लास, और इस ग्लास में क्या है, आपका मिरर लगा हुआ है, ठीक है। ये मिरर लगा हुआ है, इससे बेंड हुआ, ठीक है, इससे रिफ्लेक्शन हुआ, देन इट गोज इनटू द ऑब्जर्वर साइड। सो दिस इज इनडायरेक्ट गोनियोस्कोप, ठीक है, क्योंकि इसमें मिरर है। तो अब यहां पर भी देखो सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसलिए आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन ब्रेक हो गया। एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर क्यों देखते हैं, अगर दिमाग में ये सवाल आ रहा है तो खुद सोचिए कि आपने ग्लोकोमा पढ़ रखा है, और ग्लोकोमा में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर का कितना डेप्थ है, कितना शैलो है। इससे हम देख सकते हैं कि आपके दो क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा और आपका प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। तो जब भी कोई पेशेंट आता है तो हमें गोनियोस्कोपी करनी होती है टू विजुलाइज दिस एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, ताकि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि इसे ग्लोकोमा का अटैक फ्यूचर में आ सकता है या नहीं। तो ठीक है, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने एक रफ आइडिया आपको हो गया कि है क्या। तो अब सीखते हैं इनके नाम, है ना, इनके नाम क्या होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट गोनियोस्कोप पे बच्चों एक बार क्वेश्चन आ चुका है एम्स में प्रीवियसली, इनके जो नेम्स है ना उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा आपका डायरेक्ट गोनियोस्कोप नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, पहले तो देखते हैं डायरेक्ट गोनियोस्कोप का। पहली चीज तो ये पता होगी ना कि डायरेक्टली हमने जस्ट रखा और हमें एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर दिख जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले फिगर में। ये पेशेंट जो है सुपाइन लेटा रहता है और हमने इस लेंस को रखा गया है और यहाँ पे हमें एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसका एडवांटेज क्या है, ये है कि बाइनोकुलर कंपैरिजन हम कर सकते हैं, दोनों आंखों में रख के हम कंपेयर कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाइल ऑपरेटिंग, पेशेंट लेटा हुआ, हमने रखा लेंस को और हम देख सकते हैं एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर कैसा है। ये मेनली इंपॉर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम उसमें कर रहे होते हैं गोनियोटॉमी और आपकी ट्रैबेकुलोटॉमी, ठीक है। ये जो दो प्रोसीजर बच्चों में करते हैं, इसलिए डायरेक्ट गोनियोस्कोप काफी इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो अब इसका आप यहाँ पे देखिए नाम देख लेते हैं। कोपेज लेंस होता है, रिचर्डसन एंड शाफर लेंस होता है, लेडन, बार्कन, थोरपे, शॉन, जैकब। देखो अगर नहीं भी है तो कोपे लेंस याद रखना है, रिचर्डसन पूछा गया है, बार्कन भी काफी इंपॉर्टेंट है, और स्वान जैकब। बाकी अगर दो याद रह जाए तो बहुत अच्छा है। अब इसमें इतना ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, दिस इज थोड़ा सा हाई लेवल का है तो उसमें मैं नहीं जाऊंगी, अभी क्विक रिवीजन है। गोनियोस्कोप एक बहुत वास्ट टॉपिक है, अभी हम स्टिक कर रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट पे जो कि है गोनियोस्कोप, ठीक है। तो डायरेक्ट के बारे में आपको पता हो गया। इनडायरेक्ट गोनियोस्कोप क्या होते हैं, इनडायरेक्ट गोनियोस्कोपी में आपका जो रेज है दैट ट्रेवल्स बाय रिफ्लेक्टिंग थ्रू द मिरर, ठीक है, मिरर है इसलिए ये इनडायरेक्ट गोनियोस्कोप है। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस, इसमें बस एक एडवांटेज है कि दिस इज प्रोवाइडिंग यू मोर मैग्निफिकेशन, एंड जब आपके ओपीडी में पेशेंट आता है तो आप इनडायरेक्ट गोनियोस्कोपी करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट गोनियोस्कोपी करने से जस्ट स्लिट लैम्प पे बैठा है और हम आराम से कर सकते हैं इनडायरेक्ट गोनियोस्कोप। इसमें बस वही है कि हम सर्जिकल प्रोसीजर्स में यूज नहीं कर सकते हैं और बायनोकुलर भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इनके कुछ नाम है गोल्डमैन सिंगल मिरर। अब सिंगल मिरर मतलब एक मिरर है और कई सारे होते हैं, 2 मिरर, 3 मिरर, 4 मिरर, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ऐसे जाइज और पॉशनर और ससमैन, ये थॉर्पे, एनरिच, ये सब आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करने, बेसिक बेसिक याद करने, आगे आने वाला मैं बताती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्टैंडर्ड है ना, गोल्डमैन सिंगल मिरर, ये देखो सिंगल मिरर है यहाँ पे, ये होता है। ऐसे ही 2 मिरर होते हैं और 3 मिरर होते हैं, ये देखो 1 2 3,
ऐसे, ये दिस इज गोल्डमैन, इनडायरेक्ट गोनियोस्कोप होता है ये। और अब इसके बारे में और जानेंगे। इनडायरेक्ट गोनियोस्कोप के बारे में थोड़ा सा डिटेल में क्यों जानना है, क्योंकि ओपीडी में हम काफी ज्यादा इन्हें देखते हैं। ओके और इनडायरेक्ट गोनियोस्कोप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि स्लेरल और दूसरा है कॉर्नियल। ओके तो स्लेरल टाइप में आता है गोल्डमैन, ठीक है, जो हमने सीखा, जो कि 1 मिरर 2 मिरर 3 मिरर ऐसे ही 6 मिरर 4 मिरर तक भी जाता है, बट अभी आपको यहीं तक सीखना है कि गोल्डमैन जो होता है दैट इज योर स्लेरल टाइप। एंड कॉर्नियल टाइप के होते हैं ससमैन whatever you want to pronounce, Posner and Zeiss, ये जनरली 4 मिरर होते हैं, ये 4 मिरर होते हैं। तो अब ये है क्या और ये क्यों डिफरेंट रखे गए, स्लेरल और कॉर्नियल का मतलब क्या है, बताती हूँ। देखो यहाँ पर जो ये इस स्लाइड में देखो, यहाँ पर स्लेरल टाइप है, ठीक है, उसमें गोल्डमैन लिखा है मैंने और यहाँ इसकी पिक्चर बनाई हुई है। यहाँ पर कॉर्नियल टाइप पॉस्नर एंड जाइस, ठीक है, 4 मिरर होते हैं जनरली, इनकी फोटो भी इस तरीके से बनाई हुई है। अब डिफरेंस क्या है, बेसिकली देखो, जो आपका स्लेरल टाइप गोल्डमैन है, ठीक है, गोल्डमैन ही अवेलेबल होता है जनरली। तो गोल्डमैन में क्या होता है ना, जो इसका कॉन्टैक्ट सरफेस है दैट इज वेरी लार्ज। तो अगर आप इस फिगर से देखें, दिस इज वेरी लार्ज, है ना, ये कॉर्निया के ऊपर स्लेरा तक होते हुए जाता है, तो स्लेरा टू स्लेरा कवर कर रहा होता है, इसलिए ये कहलाता है स्लेरल टाइप। इसकी डायमेंशन लिखी हुई है ना। और दूसरा लिखा हुआ है कि स्लेरल टाइप जो होता है गोल्डमैन, वो इतना ज्यादा कवर कर रहा होता है, उसके साथ ही देखो, उसके साथ ही क्या होता है कि स्टीपर होता है, कॉर्निया है उससे स्टीपर होता है। ओके उसका जो कर्वेचर है दैट इज स्टीपर। तो इसके बीच में एयर आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस गोल्डमैन गोनियोस्कोपी बाय यूजिंग क्या एक एजेंट यूज करते हैं, यहाँ पे लिखा है कपलिंग एजेंट, ठीक है, विस्कस कपलिंग एजेंट। कपलिंग मतलब दोनों के बीच में कपल बना दिया, कॉर्निया टीयर फिल्म जो होती है और ये है आपका लेंस, इसके बीच में हमें कुछ एक विस्कस सब्सटेंस डालनी होती है, वो होता है कपलिंग एजेंट, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। एंड दिस इज नीडेड ओनली इन स्लेरल टाइप ऑफ जो कि गोल्डमैन आपका मिरर है, इनडायरेक्ट गोनियोस्कोपी, उसमें कपलिंग एजेंट्स हमें लगाने पड़ते हैं। क्यों, तो क्योंकि जो इसके बीच का जो गैप है वो भर जाए, है ना, तभी तो हमारा प्रॉपर जो आपका विजुअलाइजेशन है तभी प्रॉपर हो सकता है। तो आपका एक तो यहाँ पर देखो, इसमें गोल्डमैन जो होता है स्लेरल टाइप, ये काफी बड़ा कॉन्टैक्ट सरफेस होता है और इसके साथ ही इसमें कपलिंग एजेंट की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। वहीं पर जो कॉर्नियल टाइप के होते हैं, तो वो ये सिर्फ कॉर्निया तक होते हैं, देखो कॉर्निया तक होते हैं, छोटा होता है इनका कॉन्टैक्ट सरफेस 9 mm समथिंग। एंड इसमें लिखा हुआ है कि फ्लैटर कॉन्टैक्ट सरफेस, यानी कि इतना स्टीप नहीं है, थोड़ा सा फ्लैट होता है। तो हमें जनरली इतना कपलिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना कपलिंग एजेंट्स के ही डायरेक्टली पेशेंट आया है, हमने उसको क्या किया, टॉपिकल एनेस्थीसिया दिया और उसके बाद आई ड्रॉप्स डाली और उसके बाद हमने डायरेक्ट गोनियोस्कोप रखा और हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होता है कि आपका ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और इसके बाद एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इंडेंटेशन गोनियोस्कोपी कैन नॉट बी डन बाय गोल्डमैन टाइप ऑफ इनडायरेक्ट गोनियोस्कोप। क्यों, क्योंकि इंडेंटेशन गोनियोस्कोपी नहीं की जा सकती है और पॉशनर वाले में की जा सकती है। क्यों की जा सकती है, पहले तो देखना होगा ये होता क्या है, इंडेंटेशन होता क्या है, तब आपको समझ में आएगा, क्यों भी समझ में आएगा, आगे देखते हैं, ठीक है। अभी इसे करते कैसे हैं गोनियोस्कोपी को, ये एक छोटा सा वीडियो साइड में अगर आपको दिख रहा होगा तो चल रहा होगा, तो उसमें पेशेंट आता है, हम टॉपिकल एनेस्थीसिया डालते हैं। अगर हम ये 4 मिरर का वीडियो है, तो इसमें हमने डायरेक्टली रखा है, प्लेस कर दिया उसकी आई पे, और हम आराम से चारों एंगल को एक साथ देख सकते हैं। अगर हम गोल्डमैन 2 मिरर 3 मिरर किसी से कर रहे होते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, पहले कपलिंग एजेंट को लगाना होता है, एंड देन वी पुट दैट लेंस इनटू द आई, और फिर हम रोटेट करके एक एक करके हम एंगल को देखते हैं। अब गोल्डमैन 3 मिरर जो होते हैं, उसमें तीनों मिरर जो होते हैं उनका अलग अलग होता है काम, उसके बारे में डिटेल में नहीं जाना है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, वो काफ़ी लंबा है, गोनियोस्कोपी बहुत ह्यूज टॉपिक है, कई तरीके के इसमें फाइंडिंग्स मिलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पर फॉर आपके एमबीबीएस लेवल के लिए इतना जानना जो आज के वीडियो में बता रही हूँ वो काफी है। ओके तो आगे बढ़ते हैं हम क्यों की तरफ, कि इंडेंटेशन गोनियोस्कोपी क्यों कर सकते हैं विद पॉस्नर एंड जाइस बट नॉट विद गोल्डमैन। तो पहले देखते हैं कि करना ही क्यों है इंडेंटेशन गोनियोस्कोपी। देखो दो तरीके के क्लोजर होते हैं, आपने देखा ना, जो एंगल होता है वो शैलो होता चला जाता है। तो अब क्यों होता है, या तो एपोजिशनल होता है, या तो आपका आइरिडोकॉर्नियल कॉन्टैक्ट हो गया है,
ठीक है। या फिर आपका क्या हो सकता है, साइनेकियल क्लोजर हो गया, उसमें साइनेकी बन चुके हैं, मतलब परमानेंट एडेशंस बन चुके हैं। तो एपोजिशनल जो होता है उसमें जस्ट कॉन्टैक्ट है और साइनेकी में चिपक ही गया। तो अभी देखो यहाँ पर इस वाले में ये गोनियोस्कोपी में एंगल जैसा दिखता है ना बच्चों, आगे है और डिटेल में, बट अभी यहाँ पर दिखा है ये जो बम्प्स है ना, ये देखो ये बम्प्स, दीज आर द एडेशंस, दीज आर पेरिफेरल एंटीरियर साइनिके, जिन्हें हम पास का भी एक्रोनिम आपकी बुक्स में लिखा है, दैट इज इंपॉर्टेंट इन योर प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा। तो ये यहाँ पर होते हैं, एडेशंस होते हैं। तो अगर इंडेंटेशन होता है, ठीक है, इस वाले में देखो इंडेंटेशन गोनियोस्कोपी को हम डायनामिक गोनियोस्कोपी भी बोलते हैं। और अगर इंडेंटेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे कॉर्निया है ना, उसमें हमने इंडेंट किया, प्रेस किया अगर, तो क्या होगा, एक्वस फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, एक्वस इस तरह से फ्लो होगा और आइरिडोकॉर्नियल कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मतलब खुल जाएगा एंगल। और एपोजिशनल वाला अगर क्लोजर होगा तो हम आराम से एंगल को विजुलाइज कर सकते हैं, एंगल ओपन दिखने लगेगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ साइनेकियल क्लोजर, इंडेंटेशन करने के बावजूद एक्वस फ्लो वहां से नहीं जाएगा एंड एंगल कैन नॉट बी ओपन, क्योंकि परमानेंट एडिशन बन चुके हैं, इसलिए हमें एंगल क्लोज ही दिखेगा। तो इंडेंटेशन गोनियोस्कोपी इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एपोजिशनल एंड साइनेकियल क्लोजर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है एंड दिस कैन ओनली बी डन बाय आपका कौन सा लेंस, जो कॉर्नियल टाइप के होते हैं, पर्सनल जाइज एंड आपका सस्मेन जो लेंसेज होते हैं उससे किया जा सकता है, गोल्डमैन से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर है क्या, ये देख लेते हैं। ठीक है, मोस्टली लोगों को पता होगा एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, जो कि मैंने बताया कि आइरिस और कॉर्निया के बीच का एंगल होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस वाले फिगर में, देखो ये जो है, दिस इज योर एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर। अब इसमें देखना क्या है गोनियोस्कोपी में, वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखो इसमें जो सीक्वेंस है ना वो दिखा देती हूँ, फिर बताती हूँ कि गोनियोस्कोप में कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले जो आपको लाइन दिख रही होती है, दैट इज शॉल बेस लाइन। ठीक है, शॉल बेस लाइन होती है। शॉल बेस लाइन होती क्या है, आपका जो डेसिमेट मेम्ब्रेन लेयर होती है ना कॉर्निया की, वहां पर खत्म हो रही होती है। तो देखो इस वाले फिगर में देखो, ये देखो यहाँ पर कॉर्निया है, ये इस तरीके से खत्म हो रहा है, और ये रही आपकी शॉल बेस लाइन। तो जहां कॉर्निया टर्मिनेट हो रहा है ना, डेसिमेट मेम्ब्रेन का टर्मिनेशन होता है, दिस इज कॉल्ड योर शॉल बेस लाइन। ये पहला स्ट्रक्चर है आपके एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर का। ठीक है, जो गोनियोस्कोपी में विजिबल होता है। देन आपका क्या आता है, ट्राबेकुलर मैशवर्क। अब ये सबको पता है, एक्वस आउटफ्लो होता है ना, यहाँ के सिलेरी प्रोसेस से होते हुए आपका ट्राबेकुलर मैशवर्क में जाता है। तो जो ट्राबेकुलर मैशवर्क है वो सीव लाइक मतलब आपका टिश्यू होता है, जिससे आपका एक्वस फ्लो होता है। तो ये रहा आपका ट्राबेकुलर जो मैशवर्क है ना, ये वाला, सॉरी ये वाला, दिस इज योर ट्राबेकुलर मैशवर्क का बैंड दिख रहा होता है। तो अगर हम इसको इनलार्ज कर देते हैं लाइक दिस, यहाँ पर देखो इस वाले में आपको दिख रहा है, ये है ट्राबेकुलर मैशवर्क, और आपका पूरा बैंड इसमें दिखाई देगा, जो कि इस वाले में ये ऐसा है ना, ये पूरा ऐसे बैंड दिख रहा होता है यहाँ पर, जैसे ये दिख रहा होता है। ठीक है, तो ट्राबेकुलर मैशवर्क दिखेगा। व्हाट कम्स नेक्स्ट इज योर स्लेरल स्पर। अब स्लेरल स्पर क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज द मोस्ट anterior projection of sclera and site of attachment of longitudinal muscle of ciliary body। अब इसका मतलब क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ स्लेरा। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ स्लेरा, ये है आपका प्रोजेक्शन ऑफ स्लेरा। ये रहा, देखो स्लेरा जो होता है ना यहीं पर है, तो ये थोड़ा सा प्रोट्रूड करता है। ठीक है, ये स्पर है ना। अब इसको जो होता है, ये आपका होता है स्लेरल स्पर, और यहाँ पर आपका अटैचमेंट किसका है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स ऑफ सिलियरी पोर्शन। ठीक है, तो ये जो मसल्स है ना, ये आके यहाँ पर जोड़ रही होती है इन स्लेरल स्पर, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो होती हैं, वही ये पॉइंट लिखा हुआ है। अब मैंने अभी एक पॉइंट छोड़ दिया, दैट वाज श्लेम्स कैनाल। ठीक है, श्लेम्स कैनाल। तो श्लेम्स कैनाल जो होती है ना बच्चों, देखो ये जो स्पर है ना और ट्राबेकुलर मैशवर्क, इस तरीके से ब्रिज बन रहा होता है। ये जो एरिया है, दिस एरिया, दिस इज योर श्लेम्स कैनाल। ये देखो श्लेम्स कैनाल होती है। तो श्लेम्स कैनाल जो होती है ना, इसी के थ्रू आपका जो एक्वस है दैट ड्रेन्स इनटू द एपिस्क्लेरल वेन्स है ना, यहीं से चला जाता है। तो इसलिए आपके जो ट्राबेकुलर मैशवर्क वाला जो पोर्शन है उसमें श्लेम्स कैनाल भी दिखती है, उसमें कभी कभी ब्लड आता है, उसके कई सारे कॉजेस हैं, अब इस डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी छोड़ दो उसको, ट्रॉमा केस होता है जनरली, बट अभी छोड़ दो। लेकिन मैंने एक पॉइंट है बताना था, वो ट्राबेकुलर मैशवर्क वाले बैंड में दिखता है, उसे बताया। ठीक है, सो हमने पढ़ लिया शॉल बेस लाइन, ट्राबेकुलर मैशवर्क एंड स्लेरल स्पर। ओके, देन लास्ट में आपको क्या दिख रहा होता है, सिलियरी बॉडी। तो सिलियरी बॉडी है,
ये पूरी आपकी सिलेरी बॉडी है, ये देखो सिलेरी बॉडी है, तो कैसे दिख रही होती है? अब सिलेरी बॉडी बैंड होता है, ठीक है। अब स्लेरस स्पर इस तरीके से दिख रहा है ना। यहाँ पर देखो ये स्लेरस स्पर है, उसके नीचे ये देखो ये वाला बैंड, तो रूट ऑफ आइरिस ये रही, यहाँ से आइरिस पूरी लगी हुई है, इसके बीच में इस तरीके का सिलेरी बैंड है। तो ये जो बैंड होता है ये विजिबल होता है आपके एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर में। अब इसी सीक्वेंस में हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका गोनियोस्कोप में दिखता है। तो अभी इतना समझ में आ गया कि यही सीक्वेंस है शॉल्बस लाइन, ट्रेबेकुलर मेशवर्क, स्लेरस स्पर एंड सिलेरी बॉडी, है ना। तो अब इसका कुछ निमोनिक बना सकते हैं, जैसे कि आई कैन सी, जैसे यहाँ पे अगर हम लिखे सिलेरी बॉडी के बाद में हम लिख सकते हैं रूट ऑफ आइरिस, तो आइरिस अगर यहाँ लिखा जाए तो आई कैन सी द शॉल्बेस लाइन, ये कर सकते हैं, यानी अंदर से बाहर की तरफ वो कर सकते हैं। तो कैन सी द शॉल्बेस लाइन, ये भी एक आपका निमोनिक हो सकता है। तो अभी देखो यहाँ पर हम आते हैं गोनियोस्कोपिक व्यू में, ठीक है। गोनियोस्कोपी में कैसा दिख रहा होता है एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, ये ओपन एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर की फोटो है। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये देखो सिलियरी बॉडी बैंड, ये पूरा ये बैंड है, सीबीबी लिखा है, दिस इज सिलियरी बॉडी बैंड, ये वाला पोर्शन ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे है ना इस तरीके से, दिस इज रूट ऑफ आइरिस, है ना। तो अगर हमको देखना है ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है कि सीबीबी आपका सबसे पहले अंदर की तरफ दिख रहा होता है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। देन आपके उसके बाद हमने क्या देखा था, स्लेरस स्पर, ये देखो स्लेरस स्पर, ये व्हाइट कलर का दिख रहा होता है, ये देखो व्हाइट कलर का दिख रहा होता है, एंटीरियर प्रोजेक्शन ऑफ द स्लेरा, जहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल अटैच है। फिर आता है ट्राबेकुलर मेशवर्क, ये देखो पिगमेंटेड जो है, ये पिगमेंटेड पार्ट, दिस इज ट्राबेकुलर मेशवर्क, ये वाला पार्ट, है ना, ये दिख रहा होता है आपको। और लास्ट में विजिबल है शॉल्बेस लाइन, ये हल्की सी व्हाइटिश, हल्की सी पिगमेंटेड है, क्योंकि ट्राबेकुलर मेशवर्क और इसका ऑलमोस्ट काफी क्लोज है, बट ये ऐसी नहीं, ये एकदम व्हाइटिश दिखती है। अब इसको पहचानने के लिए कॉर्नियल वेज बनाई जाती है, अभी थोड़ा डिटेल में जा रही हूँ मैं, तो अभी इतना नहीं जाना है, जस्ट रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स विच आर विजिबल। तो कैन सी द शॉल्बेस लाइन, जो कि मेरे ख्याल से अब आपको पता होगा, शॉल्बेस लाइन जहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ द डेस्मेंट मेम्ब्रेन है ना। अब कभी कभी शॉल्बेस लाइन में सांपाओलेजी लाइन भी दिखती है, जो कि पिगमेंटरी ग्लोकोमा में दिख रही होती है, एक फैक्ट है, बता दिया। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं, अब हम ये जानेंगे कि ओपन है कि क्लोज है, ये आपको कैसे पता चलेगा। आपने ये स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, ठीक है। अब यहाँ पर शैफर ग्रेडिंग है, बहुत सारी ग्रेडिंग है बच्चों, लेकिन शैफर ग्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसके साथ ही आप वॉन हेरिक ग्रेडिंग भी करते हैं, जो कि आप करते हैं स्लिट लैम्प पे, जिसमें कॉर्नियल डेप्थ और आपका कॉर्नियल डेप्थ और कॉर्नियल की कितनी थिकनेस है एंड एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ कितनी है, उसको कंपेयर करते हैं। ये आपके पास बुक्स में लिखा हुआ है, ये बहुत डिटेल में अभी नहीं जा रही हूँ, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये भी ग्रेडिंग होती है ऑन स्लिट लैम्प, एंड दिस इज डन बाय गोनियोस्कोपी, और इसका नाम है शैफर, जो हम पढ़ने वाले हैं, जो मोस्ट कॉमनली आपको पता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायग्राम दिया है इसका मतलब क्या है, यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले है ग्रेड 4, ग्रेड 4 का मतलब है बिल्कुल ओपन एंगल है, जिसमें हमको सिलियरी बॉडी विजिबल है, ये देखो यहाँ पर ये पूरा सिलियरी बॉडी बैंड हमें विजिबल है, ठीक है। अब सिलियरी बॉडी बैंड हमें विजिबल है, इसलिए ग्रेड 4 है। ग्रेड 4 सीवियरिटी नहीं है, बहुत अच्छा ओपन एंगल है। देन कम्स योर ग्रेड 3, ग्रेड 3 में हमारा क्या होता है, एक एक स्ट्रक्चर धीरे धीरे कम होता जाएगा। देखो अब इसमें हमें क्या हो रहा है, ग्रेड 3 में हमें सिलियरी बॉडी बैंड नहीं दिख रहा है, हमें सिर्फ दिख रहा है स्क्लेरल स्पर, देखो सिर्फ व्हाइटिश लाइन है, नीचे की ब्राउनिश लाइन गायब हो गई है। तो दिस इज योर ग्रेड 3, जहां पर हमें सिर्फ स्क्लेरल स्पर दिख रहा है। तो यहाँ दिख रहा था सिलियरी बॉडी बैंड, और यहाँ पर दिख रहा है स्क्लेरल स्पर। और कम कर दीजिए, और कम करेंगे तो ग्रेड 2, ग्रेड 2 में सिर्फ ट्राबेकुलर मेशवर्क दिख रहा है, एक ही बैंड, स्क्लेरल स्पर हमारी गायब हो गई। तो ग्रेड 2 में हमें दिख रहा होता है ट्राबेकुलर मेशवर्क, ओके। एंड ग्रेड 1 में सिर्फ और सिर्फ शॉल्बेस लाइन दिख रही होती है, ऊपर की टॉप मोस्ट, जहां पर कॉर्निया का डेस्मेंट मेम्ब्रेन टर्मिनेट कर रही होती है, दैट इज ग्रेड 1। और ग्रेड 0 मतलब पूरा का पूरा अपोज है, शॉल्बेस लाइन भी नहीं दिख रही है, आइडोकॉर्नियल कॉन्टैक्ट हो गया एकदम जबरदस्त। तो दिस इज ग्रेड 0, ये काफी ज्यादा सीवियर है। तो आपका ग्रेड 4 से ग्रेड 0 में आपकी सीवियरिटी बढ़ती है, और ऐसे एक एक स्ट्रक्चर को कम करते जाओगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। ग्रेड 4 इज टोटल ओपन एंगल एंड ग्रेड 0 इज योर क्लोज्ड एंगल, बिल्कुल अपोज्ड एंगल है, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, अब ये
गोनियोस्कोपी में बहुत सारे वेरियस टाइप्स दिखते हैं, वेरिएशंस होते हैं। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी सबको कंपाइल करने का, जो कि एक डिफ़िकल्ट टास्क है। आज मैंने छोटे से छोटा वीडियो बनाने की कोशिश की है कि गोनियोस्कोप कभी आपसे पूछा जाए या फिर आपको पता होना चाहिए कि ये क्या प्रोसीजर चल रही है आपके ओपीडी में, तो आप पहचान सकें कि ये गोनियोस्कोप है। उसमें भी अगर फ़ोटोज़ आती हैं आपके एग्ज़ाम में तो डायरेक्ट और आपके इनडायरेक्ट जो होते हैं उनके बीच का थोड़ा बहुत डिफरेंस और नाम थोड़ा बहुत पता हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो ग्रेडिंग है एंगल ऑफ इंटीरियर चैम्बर की वो मालूम होनी चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे एंड कीप मी पोस्टेड अबाउट द थिंग्स यू डू, हाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। आप कैसा कर रहे हैं, आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप कौन सी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, और क्या आपका वीक टॉपिक है, आप मुझे बताएंगे तो मैं उसे कवर करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड कीप स्टडिंग।